हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो मैं फिर से हाजिर हूं आपकी क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 लेकर, जिसका नाम है मात्रक तथा मापन, यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगर पहले चैप्टर का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर देख लिया है तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम भौतिक राशियों की कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो बच्चों, हमारी प्रकृति में वे सारी राशियां जिनको हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, यानी कि मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो मैं यहां डेफिनेशन लिख दूंगा, वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके। भौतिक राशियां कहलाती है। फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम दूरी को नाप सकते हैं, हम आयतन को मेजर कर सकते हैं, हम द्रव्यमान को मेजर कर सकते हैं, हम बल को मेजर कर सकते हैं, हम वेग को मेजर कर सकते हैं, हम घनत्व को मेजर कर सकते हैं। मतलब वे सारी राशियां जिनको हम या तो नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, यानी कि जिनको मेजर कर सकते हैं, वो सारी राशियां क्या कहलाती है बच्चों? भौतिक राशियां कहलाती है। बच्चों, बात करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार की। तो भौतिक राशियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास मूल राशियां, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों? वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, वो हमारी क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे हमारे पास होती है कौन कौन सी मूल राशियां? हमारे पास कौन कौन सी होती है? एक तो होती है लंबाई। लंबाई बच्चों किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। द्रव्यमान, द्रव्यमान भी किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और समय, ये तीनों हमारी मूल राशियां हैं बच्चों। ठीक है, तो पहले इन तीनों राशियों को ही हम मूल राशियां मानकर चलते थे, लेकिन फिर अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति आने के बाद से चार जो मूल राशियां हैं वो इसमें और ऐड हो गई थी। लेकिन अभी हम इसकी बात करते हैं कि मूल राशियां हम किसको मानते हैं? लंबाई, द्रव्यमान और समय की। तो वे राशियां जो किन्हीं अन्य राशि के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उन्हें हम कहते हैं मूल राशियां। और वो तीनों होती है, लंबाई किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, द्रव्यमान किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और समय भी किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इनको हम कहते हैं मूल राशियां। अब दूसरी प्रकार की जो राशियां आती है बच्चों, हमारे पास आती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, इनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड का मतलब किसी और राशि से हम इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशियों की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूंगा तो वो क्या हो जाएगी? वे राशियां जो किसी और राशि से व्युत्पन्न हो, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि मूल राशियों पर निर्भर करती है। मूल राशियों पर निर्भर करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न राशियां। मतलब वे राशियां जो किसी
और राशि से व्युत्पन्न हो या फिर मूल राशियों के ऊपर डिपेंड करती हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? व्युत्पन्न राशियां। इनके एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल है फिजिक्स में। इन 3 क्वांटिटीज को छोड़कर, मतलब इसके अलावा 4 और आएगी, उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इन जो मूल राशियां होगी उनको छोड़कर जितनी भी राशियां होगी बच्चों, उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। तो मैं उसका एग्जाम्पल लिख देता हूं। व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी है? हमारा बल हो गया, वेग हो गया, ठीक है, त्वरण हो गया, चाल हो गई, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है बच्चों, आदि। तो मैं कह दूंगा कि कैसे, जैसे मान लो वेग की अगर बात करूं तो वेग क्या होता है बच्चों? वेग होता है विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है। विस्थापन क्या होता है? लंबाई होती है, और ये क्या है? समय। तो वेग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लंबाई के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और समय के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वे राशियां जो डिपेंड करती है किसी दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर, इनके ऊपर, मूल राशियों के ऊपर, उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न राशियां। तो बच्चों अभी हमने भौतिक राशियों की बात करी, तो अब भौतिक राशियों को मापने के लिए, मेजर करने के लिए हमें एक इकाई की आवश्यकता होती है, एक मात्रक की आवश्यकता होती है। अब इस बात को समझते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस बोर्ड की जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को मेजर करना है। अब चौड़ाई को मेजर करने के लिए मान लो मैं इस मार्कर को एक मात्रक मानता हूं, ठीक है। तो एक मात्रक, जो मार्कर है उसको मैंने मात्रक मान लिया, इकाई मान लिया। फिर मैंने इसको मेजर किया कि 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5, 6, 7 मान लिया। तो मान लो कि जो बोर्ड की चौड़ाई होगी, तो बोर्ड की चौड़ाई में लिख देता हूं यहां पर, बोर्ड की चौड़ाई बराबर, क्या मैं 7 मार्कर लिख सकता हूं? तो मैंने लिख दिया 7 मार्कर, कि मार्कर की जो लेंथ है उसको यूनिट मान लिया और वो 7 के बराबर आई, ठीक है। तो इस चौड़ाई को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 7 इंटू 1 मार्कर। इसका मतलब बच्चों मैं क्या कह सकता हूं? मैं यूं कह सकता हूं कि इस बोर्ड की जो चौड़ाई है वो 1 मार्कर के 7 गुने के बराबर है, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई बच्चों? यूनिट बन गई, मात्रक बन गया। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि इस बोर्ड की जो चौड़ाई है वो 1 मार्कर के 7 गुना के बराबर है। अगर यहां 7.5 आता तो मैं कह देता कि 1 मार्कर के 7.5 गुना के बराबर है। इस जगह पर अगर 8 आता, 100 आता, तो मैं क्या कहता था? 1 मार्कर के 100 गुना के बराबर। मतलब ये 1 यूनिट हो जाएगी, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 7 मार्कर। इसी तरीके से अगर मान लो बच्चों मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक बकरी है और एक हाथी है, तो उन दोनों में से कौन ज्यादा भारी होगा? तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि सर हाथी ज्यादा भारी होगा बकरी से। लेकिन मैं अगर यूं पूछ लूं कि हाथी कितने गुना भारी होगा बकरी से, तो उसके लिए अपन एक चीज कर सकते हैं। हम क्या करें, मैंने एक पल्लड़ा लिया, ठीक है ना, एक बड़ा तराजू ले लिया, बहुत बड़ा। उसमें एक साइड में मैंने बकरी को रख दिया, ठीक है, और दूसरी साइड में मैंने क्या कर दिया बच्चों? मैंने कुछ पत्थर रखना स्टार्ट किया, और मेरे पास सिमिलर पत्थर हैं बहुत सारे, बिल्कुल एक जैसे पत्थर। तो मैंने एक पत्थर रखा, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, और ऐसे करके मान लो मैंने 20 पत्थर रख दिए। तो मान लो 20 पत्थर से बकरी के वजन के बराबर पलड़ा आ गया। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जो एक बकरी का जो वजन होगा, एक बकरी का जो वजन होगा वो किसके बराबर होगा? वो हो जाएगा 20 पत्थर के बराबर। ऐसे मैंने लिख दिया बच्चों। पत्थर को हमने मात्रक के तौर पे यूज किया। अब मैंने क्या किया, इसी पलड़े पर हाथी को रख दिया, ठीक है। बहुत बड़ा पलड़ा है, ठीक है ना, ऐसे में नहीं कि पलड़े के ऊपर हाथी रखेंगे तो टूट जाएगा पलड़ा, ठीक है। तो एक हाथी रखा, और अब मैंने क्या किया कि फिर वापस से पत्थर रखना स्टार्ट किया। तो मान लो मैंने और पत्थर रखे 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 रखे, और मान लो 200 पत्थर के बराबर हमारा हाथी आ गया। तो मैं क्या लिख दूं यहां पर? एक हाथी बराबर 200 पत्थर, ठीक है बच्चों। तो अब यहां से मेरे को एक बात पता चल गई। मैं यूं कह सकता हूं कि एक बकरी बराबर 20 इंटू एक पत्थर, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो एक बकरी होगी वो उस पत्थर के वजन के 20 गुना के बराबर होगा। मैं यहां से क्या कह सकता हूं? एक बकरी बराबर 20 इंटू एक पत्थर, मतलब एक पत्थर के जो वजन होगा उसके 20 गुना के बराबर बकरी का वजन होगा। और मैं यहां कह सकता हूं कि 200 इंटू एक पत्थर, यानी कि एक पत्थर के वजन के 200 गुना के बराबर हाथी का वजन होगा। तो अब मैं इन दोनों में कंपैरिजन भी कर सकता हूं। मतलब मैं क्या कह दूंगा कि बकरी और हाथी में वजन का कितना फर्क होगा, हाथी कितना भारी होगा बकरी से? वो 10 गुना ज्यादा भारी होगा, बकरी 10 गुना कम भारी होगी। तो इस तरीके के कंपैरिजन के लिए और किसी वस्तु के मापन के लिए हम क्या बनाते हैं? मात्रक बनाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। तो हमारे मात्रक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मैं यहां लिख देता हूं, किसी
भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किया गया मान, नियत किया गया या निश्चित किया गया या फिक्स किया गया मात्रक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिखा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हम किसी वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, किसी मान को निश्चित कर देते हैं, उसे हम कहते हैं मात्रक। जैसे इस बोर्ड की जो चौड़ाई थी उसको मापने के लिए हमने एक मार्कर को फिक्स किया था, तो मार्कर उसका मात्रक था। ठीक है बच्चों, वैसे ही हमने हाथी और बकरी के वजन को मापने के लिए एक पत्थर का वजन जो था उसको मात्रक माना था, तो वो उसका मात्रक हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के मापन के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हम किसी मान को फिक्स कर देते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों मात्रक। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, कभी कभी मानक मान फिक्स करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स करते हैं। मानक का मतलब होता है कि जो हर जगह सेम होता है, सिमिलर होता है। ऐसे नहीं कि किसी के लिए मात्रक कुछ और, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और। तो सभी के लिए मात्रक जब सेम हो जाता है, स्टैंडर्ड हो जाता है, मानक हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि, तो यहां पर डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, उसको मानक मात्रक कहते हैं, और वो हो जाएगा किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किया गया मानक मान जो होता है वो मानक मात्रक कहलाता है। तो ठीक है, ये बात हो गई मात्रक की। अब हम मात्रक के साथ लिखते कैसे हैं किसी भौतिक राशि को, तो किसी भी भौतिक राशि का परिमाण कैसे लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, तो मैं अगर 1 किलो शुगर की बात करूं तो 1 केजी, ठीक है, 1 केजी हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मैं किसी दूरी की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 500 किलोमीटर हो जाएगा। या फिर मैं किसी और किसी चीज की बात करूं, जैसे मान लो टाइम की बात करूंगा तो मैं हो जाऊंगा 200 सेकंड। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, हमेशा किसी भी चीज को, किसी भी भौतिक राशि को कैसे लिखते हैं, हम भौतिक राशि को इस तरीके से लिखते हैं कि उसका संख्यात्मक मान लिखते हैं और आगे उसका मात्रक लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं भौतिक राशि का परिमाण, भौतिक राशि का परिमाण, परिमाण का मतलब उसकी कितनी वैल्यू है। परिमाण कितना हो जाएगा बच्चों, एक हो, आज हम लिखेंगे यहां पर संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहां आ जाएगा मात्रक, उसका जो भी मात्रक होगा। हर एक भौतिक राशि को, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी हमारी फिजिक्स में हम जो यूज करेंगे, उसको हम इसी तरीके से लिखेंगे कि भौतिक राशि का जो परिमाण होगा उसको क्या लिखेंगे, संख्यात्मक मान इंटू मात्रक, कि कितना मात्रक हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूमेरिकल। देखो भौतिक राशि को हम लिखते हैं, भौतिक राशि के लिए हम लिखते हैं Q फॉर क्वांटिटी, संख्यात्मक मान के लिए हम लिखेंगे N, और मात्रक को हम लिख देंगे यूनिट U। ठीक है, N फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू और U फॉर यूनिट, मतलब Q इक्वल टू NU, इस तरीके से हम लिखते हैं कभी भी। ठीक है बच्चों, तो किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को हम कैसे लिखते हैं, उसका संख्यात्मक मान इंटू मात्रक। यूं भी कह सकता हूं मैं कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा, मान लो 1 किलोग्राम, मतलब जो उसका मात्रक है उसका कितना, 1 गुना। यहां पर ग्राम जो मात्रक है उसका कितना, 1000 गुना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं किसी भी भौतिक राशि को Q इक्वल टू NU। अब एक और बात करते हैं, जैसे जैसे मान लो अगर मैं मात्रक पद्धति को चेंज कर दूं, किसी मात्रक को चेंज कर दूंगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो मैं 1 केजी शुगर की बात करूं, 1 किलोग्राम शुगर की बात करूं, या 1000 ग्राम शुगर की बात करूं, बात तो एक ही है, वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। चेंज क्या हुआ है, सिर्फ मात्रक। तो हम क्या करते हैं, जब भी कभी, जैसे मान लो मैं कह सकता हूं, ये कह सकता हूं 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये वाली बात। मतलब अगर मैं मात्रक पद्धति चेंज कर दूंगा तो उसकी वैल्यू, ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, तो मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मान लो पहली मात्रक पद्धति में हमारा संख्यात्मक मान n1 हो और उसमें उसका मात्रक u1 हो, और दूसरी मात्रक पद्धति में उसका संख्यात्मक मान n2 हो और मात्रक u2 हो, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसका पूरा परिमाण बदलेगा नहीं बच्चों। तो हम यहां से एक फॉर्मूला लिखते हैं, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। इसका मतलब ये होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो
n अगर यूनिट बढ़ेगी, यूनिट की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब यूनिट जितनी ज्यादा बड़ी होगी संख्यात्मक मान उतना ही कम होगा। या फिर यूं कह सकते हो कि यूनिट जितनी छोटी होगी, मतलब मात्रक जितना छोटा होगा संख्यात्मक मान उतना ही ज्यादा होगा। देखो यहां पर देखो आपके पास बड़ा मात्रक कौन सा है, ग्राम छोटा है और किलोग्राम बड़ा है। तो ग्राम जितना छोटा होगा संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा हो जाएगा, ग्राम जितना छोटा संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा, जो मात्रक जितना बड़ा संख्यात्मक मान उतना ही छोटा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मात्रक जो होगा जितना बड़ा होता जाएगा संख्यात्मक मान उतना ही छोटा होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसको उतार सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। तो बच्चों अब हम बात करते हैं मात्रक पद्धतियों की। ठीक है, तो एक समय था जब विश्व में क्या था, हमारे पास 3 मूल राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, इन तीन वस्तुओं को मतलब 3 राशियों को मूल राशियां बोला जाता था। तो उन राशियों के मेजरमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में अलग अलग यूनिट के सिस्टम होते थे, अलग अलग पद्धतियां होती थी। ठीक है बच्चों, तो वो उनमें से मुख्य जो 3 पद्धतियां थी वो ऐसी थी। सबसे पहली जो थी वो थी ब्रिटिश पद्धति, जिसे हम एफपीएस कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम। दूसरा हमारा पास होती थी एमकेएस सिस्टम, ठीक है ना, और एक होता था हमारे पास सीजीएस सिस्टम। ठीक है, वैसे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी पद्धतियां होती थी, लेकिन उनमें से जो मेन थी, ज्यादातर जो थी चलती थी, एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस थी। ठीक है, तो एफपीएस क्या थी उसको देख लेते हैं हम। एफपीएस में क्या था बच्चों, जो हमारी लंबाई थी, लंबाई को फुट में मेजर किया जाता था। जो द्रव्यमान था उसको पाउंड में मेजर किया जाता था, और जो समय था उसको हम सेकंड में मेजर करा करते थे, इसलिए इसे कहा जाता था एफपीएस। ठीक है बच्चों, सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या होता था बच्चों, एमकेएस सिस्टम में लंबाई को हम मीटर में मेजर करते थे, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मेजर करते थे, और समय को हम सेकंड में मेजर करते थे। तो यहां से क्या हो गया, एमकेएस। इसी तरीके से सीजीएस की अगर बात करें तो सीजीएस में हम लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करा करते थे, लंबाई को हम सेंटीमीटर में मेजर करते थे, द्रव्यमान को हम ग्राम में मेजर करते थे, और समय को हम सेकंड में मेजर करते थे। तो यहां से हो जाएगा सीजीएस। तो बच्चों ये हमारे 3 मेन सिस्टम थे, जिनमें कुछ जगहों पर एफपीएस चलता था विश्व में, कुछ जगहों पर एमकेएस चलता था, और कुछ जगहों पर सीजीएस चलता था। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि मान लो किसी देश के साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च करी, कुछ खोज करी, और उसने अपनी रिसर्च को पेपर पब्लिश किया ताकि स्टूडेंट्स पढ़ सके, उसको स्टडी कर सके। ठीक है, तो विश्व के दूसरी जगह पर किसी दूसरे देश में जहां पर अलग मात्रक पद्धति चलती है, उसके लिए कंफ्यूजन की बात हो जाएगी। जैसे मान लो किसी साइंटिस्ट ने जो एफपीएस पद्धति का था, उसने किसी चीज का स्टडी करा, किसी चीज की वेलोसिटी मान लो फाइंड आउट करी, और वो निकालेगा फुट पर सेकंड में, और उसकी जो कैलकुलेशन पूरा रिसर्च पेपर जो होगा वो इस सिस्टम में चलेगा, फुट पाउंड सेकंड में। और जो स्टडी करने वाला है मान लो वो एमकेएस से है या फिर सीजीएस से है, तो एमकेएस में जो वेलोसिटी होगी वो मीटर पर सेकंड में होगी, और ये हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो इनके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, और हर एक कैलकुलेशन जो होगी वो या तो फुट में होगी, पाउंड में होगी, सेकंड में होगी। तो इनके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा बार बार, तो तकलीफ हो जाएगी बहुत सारी। तो रिसर्च ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छी रिसर्च नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया, सभी साइंटिस्टों ने मिलकर एक डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जो सबके लिए सेम हो, सबके लिए यूनिवर्सल हो, कि आपके वर्ल्ड में आप किसी चीज को किलोग्राम में मेजर करते हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप किलोग्राम में ही मेजर करोगे। ठीक है, लंबाई को अगर मीटर में मेजर करते हो तो सब जगह जाके आप मीटर में ही मेजर करोगे। तो इसी चीज के निवारण के लिए, इसी चीज की इस समस्या को हल करने के लिए एक नया सिस्टम लाया गया, जिसे हम हिंदी में अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं और इंग्लिश में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति की, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति की, जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं। तो बच्चों ये एसआई सिस्टम क्या ध्यान में रखकर बनाया गया है, एसआई सिस्टम को मेनली बनाया गया है कि किसी भी भौतिक राशि को अगर हम किसी विश्व के एक जगह पर एक पर्टिकुलर मात्रक देते हैं तो वो ही मात्रक होना चाहिए पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, एसआई सिस्टम बनाया। तो जो एसआई सिस्टम है वो एमकेएस पद्धति जो थी उसी का क्या है, संशोधित रूप है, मॉडिफाइड फॉर्म है,
संशोधित रूप है इसका, किसका? एमकेएस सिस्टम का। एमकेएस सिस्टम में हम क्या मानते थे? द्रव्यमान, लंबाई और समय को, द्रव्यमान, लंबाई और समय को मूल मात्रक मानते थे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इन्होंने क्या कर दिया? इन 3 मूल राशियों के अंदर 4 और मूल राशियां ऐड कर दी। मतलब इन्होंने 7 तो क्या दिए? मूल मात्रक दिए। 7 तो मात्रक दिए बच्चों, मूल मात्रक, और 2 दिए पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री मात्रक। 7 तो दे दिए मूल मात्रक और 2 दे दिए पूरक मात्रक। ठीक है बच्चों, तो चलो बात करते हैं 7 मूल मात्रकों की। एसआई सिस्टम के 7 मूल मात्रकों की बात करते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो पहली 3 राशियां तो थी, क्योंकि एमकेएस का मॉडिफाइड फॉर्म है, तो 3 मूल राशियों तो हमारे थी। पहली हमारी थी लंबाई, दूसरा था हमारा द्रव्यमान, तीसरा हमारा था समय। ठीक है, चौथा इन्होंने ऐड कर दिया तापमान। इन्होंने बोला कि तापमान भी किसी और चीज और राशि के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो तापमान भी एक मूल राशि होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने ऐड किया विद्युत धारा को, फिर इन्होंने ऐड किया प्रदीपन तीव्रता को। ठीक है, और फिर इन्होंने लास्ट में ऐड किया पदार्थ की मात्रा को, जिसको हम फिजिक्स में कम और केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं, पदार्थ की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो इनके कुछ संकेत होते थे, पहले मात्रक लिख देते हैं। इनकी मात्रक ये होगी हमारी मूल राशियां। तो 7 मूल राशियां होती है बच्चों। 3 मूल राशियां पहले थी, लेकिन इनको मॉडिफाई करा जब एसआई सिस्टम में, तो ये 7 हो जाती है। 7 मूल राशियां होती है लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। एमके सिस्टम को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। द्रव्यमान को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। मतलब द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो हमारा है बच्चों क्या? किलोग्राम। समय का होता है सेकिंड, तापमान का होता है केल्विन, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, प्रदीपन तीव्रता का होता है कैंडेला, पदार्थ की तीव्रता होती है मोल। इनके जो संकेत होते हैं इनको कैसे दिखाते हैं हम? ठीक है, लंबाई को जो मीटर होता है उसको हम स्मॉल एम से दिखाते हैं, किलोग्राम को हम केजी से दिखाते हैं, सेकंड को हम एस से दिखाते हैं, केल्विन को हम कैपिटल के से दिखाते हैं। ठीक है, एम्पियर को हम कैपिटल ए से दिखाते हैं, कैंडेला को हम सीडी से दिखाते हैं, और पदार्थ की मात्रा को हम दिखाते हैं एमओएल से, मोल से। वैसे मोल की जो स्पेलिंग होती है वो MOL ही होती है, लेकिन हम जब भी इसको कभी किसी भी फॉर्मूले के अंदर मात्रक को दिखाएंगे तो MOL लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? 7 मूल मात्रक हो जाते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो जाती है बच्चों एसआई मात्रक। तो बच्चों अब 2 पूरक मात्रकों की बात कर लेते हैं हम, जो हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी। 2 पूरक मात्रक कौन कौन से थे? एक तो था बच्चों हमारा रेडियन, फर्स्ट था रेडियन। अब रेडियन क्या होता है बच्चों? जो रेडियन होता है वो होता है हमारा समतल कोण का मात्रक। अब आप कहोगे सर समतल कोण क्या होता है? तो जब भी कभी किसी प्लेन के अंदर 2 रेखाओं के बीच में जो कोण बनेगा, अगर मान लो मैं कह दूं इस उंगली और इस उंगली के बीच में कितना कोण है, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों समतल कोण, प्लेन एंगल हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों मार्कर के बीच की बात करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्लेन एंगल हो जाएगा। ये जो एंगल होगा इसको हम क्या कहेंगे? प्लेन एंगल या फिर समतल कोण। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बना देता हूं यहां पर, क्योंकि इस तरीके का कोण अगर बने किसी वृत्त के केंद्र पर किसी चाप ने कोण बनाया हुआ हो, ठीक है, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, और ये चाप हो गया। एस इक्वल टू मैं यहां लिख देता हूं चाप है ये, और ये आर जो है ये हमारी त्रिज्या है, और ये थीटा इक्वल टू क्या है? कोण बच्चों।
और आपको एक बचपन में आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाप इक्वल टू होता है कोण इंटू त्रिज्या। तो यहां चाप जो होगा बच्चों, चाप हो जाएगा एस, कोण हो जाएगा थीटा, और कोण हो जाएगा थीटा मतलब आर, थीटा हो जाएगा ये आर इंटू थीटा। तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोण का फॉर्मूला हो जाएगा एस अपॉन आर, मतलब आप आर्क में त्रिज्या का भाग लगा दो तो कोण आ जाएगा, और उसका जो मात्रक होगा उसको हम लिख देंगे आर ए डी, रेडियन। इस तरीके से बच्चों हम लिख सकते हैं। तो कोण के हमारे पास बेसिकली दो मात्रक होते हैं, एक तो होता है रेडियन और एक होता है डिग्री। तो अब हम बात कर लेते हैं डिग्री और रेडियन में रिलेशन का। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब भी कभी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो हम ये कहते हैं कि जो एक समकोण होता है, समकोण का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर मैं डिग्री में देखूं तो 90 डिग्री, और अगर मैं रेडियन में देखूं तो एक समकोण बराबर क्या हो जाता है बच्चों, पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है बच्चों, पाई बाई 2 रेडियन। तो अब यहां से क्या देख सकते हैं बच्चों, एक समकोण इज इक्वल टू 90 डिग्री और एक समकोण इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2 रेडियन। यानी कि अगर मैं एक डिग्री निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 90 इधर नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। यानी कि जब भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बटा 180 का मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर मैं यहां से देखूं तो देखो एक रेडियन बराबर, अगर मैं रेडियन की टर्म्स में निकालना चाहूं तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक रेडियन बराबर पाई को नीचे भेज दो, 2 को ऊपर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 180 बटे पाई डिग्री, 180 बटे पाई डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं डिग्री से रेडियन में जाना चाहूं तो मुझे पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना चाहूं तो हमको 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो आप इसको उतार लीजिए नोट्स में। और तो दूसरा जो पूरक मात्रक होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, अब स्टेरेडियन क्या है, तो स्टेरेडियन होता है बच्चों हमारा ठोस कोण का मात्रक, ठोस कोण का मात्रक। अब आप कहोगे सर ठोस कोण क्या है, तो देखो ठोस कोण का जो डायग्राम है वो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो जैसे आप कभी तरबूज लेने के लिए जाते हो, तो तरबूज लेने के लिए जाते हो तो आप एक पूरा तरबूज खरीदते हो, तो दुकानदार को आप बोलते हो कि भाई ऊपर से तो दिख नहीं रहा कि ये सही है कि खराब है, तो मुझे काट के बता, डिग्री निकाल के बता। तो वो क्या करता है, चाकू से डिग्री निकाल के बताता है और अंदर से क्या कर देता है, इस तरीके से वो एक शंकु टाइप निकाल देता है। तो बच्चों वो जो तरबूज के अंदर जो शंकु टाइप बनता है उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ठोस कोण। मतलब जो हमारा समतल कोण जो था वो वृत्त के केंद्र पर बन रहा था, जो समतल कोण था वो वृत्त के केंद्र पर बन रहा था। और अगर गोले के केंद्र पर बने बच्चों, गोले के केंद्र पर बने मतलब इस तरीके से कुछ बन जाए, अगर ये इस तरीके से शंकु टाइप निकल जाए, मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं कि वो इस तरीके से कुछ बने। ठीक है बच्चों, तो ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ठोस कोण हो जाएगा। और ठोस कोण को हम दिखाते हैं ओमेगा से, और यहां पर एक छोटा सा कोण बनेगा इसलिए मैं इसको डी ओमेगा दिखाऊंगा, और यहां पर एक एरिया इंतरित कर देगा बच्चों। वहां पर क्या कर रहा था वो, वहां पर तो वो एक लाइन बना रहा था, ये एक आर्क सिर्फ 4 बना रहा था, लाइन बना रहा था, लंबाई बना रहा था। यहां क्या बनाएगा बच्चों, एरिया बनाएगा, उसको मैं डी ए कह देता हूं, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ठोस कोण निकालते हैं, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों ठोस कोण का वो हो जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बच्चों स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है बच्चों, तो आप इसको भी उतार लीजिए। तो बच्चों हमने एसआई के मूल मात्रक और पूरक मात्रक पढ़ लिए हैं। इसके व्युत्पन्न मात्रक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।